नमस्कार दोस्तों, नौहर पाठशाला एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है आपके अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। हमने जैसे बेसिकली स्टार्ट किया था टेंस टॉपिक, हम ग्रामर के अंदर टेंस टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और ये टेंस की दूसरी क्लास है। पहली क्लास के अंदर हमने डिफाइन किया था कि भाई टेंस होता क्या है, टेंस की नीड है क्यों, वो बना कैसे, एक्शन क्या है, स्टेट क्या है, टाइम क्या है और इनका रिलेशन क्या है ना। तो आज हम देखेंगे टेंस के पार्ट्स, टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, वो पार्ट्स कैसे डिराइव हुए यानी वो कैसे बने और वर्ब से टेंस कैसे बनता है। क्योंकि पिछली क्लास में अगर आपको याद हो मेरे भाई, तो मैंने एक चीज डिस्कस की थी कि टेंस वर्ब की फॉर्म को चेंज करने से बनता है, वर्ब की फॉर्म को चेंज करने से बनता है टेंस। तो यानी हम कह ये सकते हैं कि अगर हम टेंस बनाना चाहें तो हमें वर्ब की जरूरत पड़ेगी और वर्ब की फॉर्म्स की जरूरत पड़ेगी। किस प्रकार से वर्ब की फॉर्म से बनता है टेंस और किस प्रकार से सारे के सारे एक्शन आएंगे और कैसे वो अपना काम करेंगे, वो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे हम इस क्लास के अंदर। सो बने रहें, अपनी एम्बिशन को, अपनी जिज्ञासा को नए आयाम तक लेते हुए पूरे ध्यान से आपको सुनना है मेरे भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे ध्यान से इत्मीनान से पूरी क्लास को सुनना है। सो स्टार्ट करते हैं। हमने डिस्कस किया था पिछली क्लास के अंदर कि टेंस क्या है। एक बार मैं क्विक रिवाइज कर देता हूं 5 मिनट के अंदर कि क्या हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा, क्या हमने डिस्कस किया पिछली क्लास के अंदर। क्विक रिवाइज कर लेते हैं हम कि क्या हमने पिछली क्लास के अंदर देखा था। हमने पिछली क्लास के अंदर देखा मेरे भाई कि टेंस की जो टेंस है, टेंस जो है वो टेम्पस से बना, टेंस है जो टेम्पस से बना और टेम्पस एक लैटिन वर्ड है, टेम्पस एक लैटिन वर्ड है यानी लैटिन लैंग्वेज के टेम्पस वर्ड से बना टेंस। और इस लैटिन वर्ड्स टेम्पस का मतलब था टाइम, इस लैटिन वर्ड्स टेम्पस का मतलब था टाइम। फिर हमने देखा था पिछली क्लास के अंदर कि भाई टाइम और टेंस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। फिर हमने यहाँ पे देखा था कि भाई टाइम क्या है और टेंस क्या है, टाइम क्या है, टेंस क्या है। टाइम के अंदर हमने पहली चीज ये देखी कि जो टाइम है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब है पूरी दुनिया के लिए टाइम का कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं संडे लिखूं तो संडे का मतलब है पूरी दुनिया संडे को समझेगी, है ना, क्योंकि संडे सारों ने देखा है, सभी समझेंगे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 2024 तो 2024 भी सारे जने समझेंगे क्योंकि ये सभी के लिए सेम है, सभी के लिए यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट और सभी के लिए सेम है। सो टाइम एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में अगर जैसे मान लो फॉर मैं ऐसे कहूँ 1999 तो ये भी पूरी दुनिया समझेगी क्योंकि यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट जो टेंस है, टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं होता, टेंस जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल नहीं होता। अब क्यों नहीं होता? क्योंकि टेंस डिपेंड करता है किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज पे, किसी भी लैंग्वेज के स्ट्रक्चर पे, उसकी वर्ब फॉर्म्स पे डिफाइन करता है कि अगर किसी भी लैंग्वेज की वर्ब फॉर्म अलग अलग प्रकार की हैं तो टेंस की जो नंबर्स हैं वो ज्यादा हो सकते हैं, और अगर किसी भी लैंग्वेज की वर्ब फॉर्म कम है तो टेंस कम हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हिंदी और इंग्लिश का कंपैरिजन करें तो हिंदी और हिंदी के अंदर वर्ब फॉर्म्स ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश। अगर आप हिंदी के इंग्लिश से कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो हिंदी के अंदर वर्ब फॉर्म ज्यादा है, इंग्लिश के अंदर वर्ब फॉर्म्स कम है। सो इसीलिए जो वैरायटी ऑफ टेंसेस है वो इंग्लिश के अंदर कम है, हिंदी के अंदर ज्यादा है, ठीक है। सो टेंस यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, अलग अलग लैंग्वेज के अंदर अलग अलग टेंस हो सकता है। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जो टाइम है वो ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, यानी इसके अंदर कहीं भी आपको किसी भी लेवल पे ग्रामर नहीं झलकती। अगर मैं संडे कहूं तो आप संडे के अंदर ग्रामर नहीं ढूंढ सकते क्योंकि इसमें कोई ग्रामर है ही नहीं, ये तो नॉर्मल वर्ड है ना। एज ए नाउन यूज हो सकता है ना, एज ए नाउन भी यूज होता है, एज अलग अलग टाइप्स में यूज हो सकता है। जैसे अगर मैंने 2023 बोला, 2024 बोला, तो इसके अंदर ये जनरली वर्ड है, एक सिर्फ वर्ड है, इसके अंदर कोई भी ग्रामर नहीं है, यानी टाइम के अंदर कोई ग्रामर नहीं होता। जो टेंस है, दूसरी बात टेंस से अगर कंपेयर करोगे तो टेंस एक ग्रामर
ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है, यानी टेंस के अंदर क्या है मेरे भाई, ग्रामर है। टेंस के अंदर ग्रामर है, यानी अलग अलग लैंग्वेज की ग्रामर के अकॉर्डिंग अलग अलग नंबर्स ऑफ द टेंस हो सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने एक चीज डिस्कस की थी कि टाइम क्या है, टाइम कितने टाइप का हो सकता है। हमने इस चीज में देखा कि भाई टाइम जो है वो जनरली तो होता है एक। टाइम कितना होता है, जनरली होता है एक। एक से बनते हैं तीन, एक से बनते हैं तीन। जैसे अब मैं आपसे बोल रहा हूं तो ये मेरा प्रेजेंट है, ये मेरा क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अगर प्रेजेंट हो ही ना तो ना तो पास्ट होगा और ना ही फ्यूचर होगा। सो जो मेन टाइम होता है, जो मेन टाइम होता है जिसको आप महसूस कर रहे हो, जो चल रहा है घंटों के अंदर, सेकंड्स के अंदर, मिनट के अंदर, दिन के अंदर, महीनों के अंदर, वर्ष के अंदर, ईयर्स के अंदर चल रहा है, वो क्या है, एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है। सो टाइम, पहला टाइम हो सकता है प्रेजेंट, ठीक है, पहला टाइम हो सकता है प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे जैसे मान लो 5:28 है, 5:28 हुए हैं, 5:28 PM लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब 5:28 PM है, मैंने यहाँ पे मेरे भाई लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा 7:20 AM, ठीक है, 7:20 PM लिख दूं, चलो 7:20 PM लिखा मैंने, और यहां पे मैंने लिखा मेरे भाई 4:20 PM। अब ये 4:20 वाला टाइम है वो 5:28 से पहले हो गया। सो 4:20 वाला जो टाइम है उसको हम बोलेंगे पास्ट, उसको हम बोलेंगे पास्ट, यानी हमने नाम दे दिए, हमने जो हमारे पीछे पहली घटना बीत गई ना उसको पहचानने के लिए एक नाम दिए जिसको पास्ट बोलेंगे, ठीक है। जब जो टाइम हम महसूस कर रहे हैं, जो प्रेजेंट है, एक बात गौर करना, कभी ध्यान से सोचना कि प्रेजेंट कभी भी नहीं रुकता और इतना सूक्ष्म है कि उसको महसूस जैसे भी करोगे वो पास्ट हो जाए। 1 सेकेंड अब मैंने बोला तो मेरा एक जो पिछला वर्ड्स था वो पास्ट में चला गया मेरे भाई, है ना, पिछला वर्ड है वो क्या चला गया, पास्ट में चला गया। एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना, और प्रेजेंट से ही पास्ट है और प्रेजेंट से ही मेरे भाई फ्यूचर है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। सो 4:20 इसका क्या हो गया, पास्ट, क्योंकि ये इससे पहले हुआ, और 7:20 इसके बाद में आएगा तो ये क्या होगा मेरे भाई, 7:20 होगा फ्यूचर। इतना तो ये जनरल कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको एक थोड़ा सा और गहराई से समझोगे तो अगर मैंने इस 5:20 को हटा लिया, ठीक है, यानी 5:28 को मैंने हटा लिया, अब आपसे मैं पूछूं कि 4:20 PM और 7:20 PM में से पहले कौन सा टाइम है, पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है। आप कहेंगे सर पास्ट और फ्यूचर हमें तो नहीं पता लग रहा, हमें तो नहीं पता लग रहा इसमें से पास्ट कौन सा है, फ्यूचर कौन सा है ना, क्योंकि ये इसके नहीं पता डे कौन सा है ना, प्रेजेंट तो नहीं पता। लेकिन अगर मैंने प्रेजेंट लगाया कि 5:28 है प्रेजेंट मेरे भाई, अब बताओ पास्ट कौन सा है। आप कहेंगे सर 4:20 वाला तो है पास्ट और 7:20 वाला है फ्यूचर। क्यों कहा, क्योंकि ये इसके बाद आया और ये इसके पहले आया। यानी टाइम वाले कॉन्सेप्ट में एक चीज ध्यान रखनी है कि कंपेयर जब भी हम कोई सी भी चीज का करते हैं तो हम प्रेजेंट से कंपेयर करेंगे, ना कि अलग टाइप से, ठीक है, ना कि अलग टाइम से, क्योंकि प्रेजेंट बनाता है पास्ट को और फ्यूचर को। सो इसीलिए जो जितने भी एक्शन है उन सभी का हम कंपेयर करेंगे प्रेजेंट के साथ, ना पास्ट के साथ और ना ही मेरे भाई फ्यूचर के साथ, ठीक है। और मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट है, टाइम का क्या कॉन्सेप्ट है। उसके बाद में हमने एक कॉन्सेप्ट डिफाइन किया था, हमने देखा था कि जो टेंस है ना, टेंस में एक तो चाहिए एक्शन, एक तो हमें नीड होती है एक्शन की और दूसरी हमें नीड होती है स्टेट की, दूसरी हमें नीड होती है स्टेट की। अब जो एक्शन है, एक्शन ऐसी चीजें होंगी जिनके अंदर गति होगी, कोई ना कोई मोशन होगा, उसको हम एक्शन कहेंगे। जैसे ये कैच है ना, इसको मैंने बोला कैच, तो कैच मोशन है क्योंकि ये जो मार्कर है वो क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है, ठीक है। मैंने कहा हिट, तो हिट के अंदर मोशन है या नहीं मेरे भाई। मैंने कहा राइट, लिखना, लिखने के अंदर गति है, ठीक है। मैंने कहा स्पीक, अब जब मैं बोल रहा हूं तो मेरी जो टंग्स हैं, जो मेरी माउथ है वो मूव कर रहा है, गति कर रही है, तो क्या है, मोशन है, ठीक है। स्पीक भी एक मोशन है, यानी स्पीक भी एक एक्शन है, ठीक है।
राइट भी एक एक्शन है, जंप भी एक एक्शन है, कैच भी एक एक्शन है, हिट भी एक्शन है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, मोशन है। दूसरा हमने कॉन्सेप्ट ध्यान रखा था कि भाई स्टेट क्या है। स्टेट के अंदर जनरल सेंस के अंदर क्या है, मोशन नहीं होता मेरे भाई, मोशन नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूं, एक छोटा सा एग्जांपल लिखूं, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं। अब आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं, मैं यहाँ पे खड़ा हूं, कुछ नहीं कर रहा, आपको पता है क्या मैं टीचर हूं? नहीं पता मेरे भाई। आई एम ए टीचर, मैंने बोला आई एम ए टीचर, इसमें गति कहाँ है? कोई ना कोई चीज के अंदर मोशन विस्थापन कहाँ हो रहा है? आप कहेंगे सर नहीं हो रहा। सो नहीं हो रहा तो क्या मैं इसको एक्शन कहूं? नहीं, ये तो भाई साहब स्टेट है। ये क्या है? स्टेट है। ठीक है, ये क्या है? स्टेट है। ओके, लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे कहूं कि आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग, आपने कहा सर ये जो टीचिंग है ना वो एक्शन है, वो क्या है? एक्शन है। ठीक है, वो एक्शन है। अब एक बात आराम से गौर करो, ये जो एम है वो भी मेरे भाई वर्ब है, इतना तो पता है ही हमें, एम ये भी वर्ब है। ठीक है मेरे भाई, ये जो टीच है वो भी वर्ब है। यहाँ पे वर्ब ने मेरे भाई स्टेट दिखाया, यहाँ पे वर्ब ने एक्शन दिखाया, तो क्या मैं ऐसे कहूं कि वर्ब स्टेट और एक्शन दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती क्या मेरे भाई? दिखा सकती है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे ये स्टेट दिखा रही है और यहाँ पे एक्शन दिखा रही है ना। तो क्या मैं ये कहूं कि वर्ब एक्शन और स्टेट दिखाएगी? कहेंगे सर हाँ जी सर, कह दो, वर्ब एक्शन भी दिखाती है और वर्ब स्टेट भी दिखाती है। ठीक है, अब उसके बाद में हमें टाइम देखना है। फिर हमने कॉन्सेप्ट टाइम, कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा, टाइम एक्शन क्या है क्लियर है हमारा, स्टेट क्या है क्लियर है हमारा। अब हम देखेंगे कि कैसे चीजें बनी हैं, कैसे चीजें। ठीक है, अब हमें लेके आना है कैसे। हमने एक चीज ये डिस्कस की कि जो जो टेंस है ना, टेंस बनता है वर्ब से, टेंस बनता है वर्ब से। वर्ब की फॉर्म चेंज करोगे टेंस चेंज हो जाएगा। वो हमने देखा था कि किस प्रकार से चेंज हो रहा है। जैसे वह घर जाता है ना, ता है, वह घर जा रहा है, वह घर जा चुका है तो चुका है। ये जो लास्ट के अंदर वर्ब चेंज हो रही थी, वर्ब चेंज ही हो रही थी। फिर हमने इंग्लिश के अंदर एग्जाम्पल भी देखे है ना, इंग्लिश के अंदर भी एग्जाम्पल देखे। मेरे प्लीज जो फर्स्ट क्लास है वो देखो, सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास अगर आप नहीं देखोगे तो सेकंड क्लास आपको एकदम पूरा प्रॉपर वे के अंदर समझ में नहीं आने वाली। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश ऐसा नहीं है कि ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि एक एक चीजें जुड़ी हुई है इसके अंदर। ठीक है, अगर आपको वर्ब समझ में नहीं आएगी तो टेंस समझ में नहीं आएगा, अगर टेंस समझ में नहीं आएगा तो 10 7 8 एक टॉपिक ऐसे हैं जो एकदम समझ में नहीं आएंगे। रट भले ही सकते हो, रूल एंड रेगुलेशन रट सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आप नहीं चल सकते आगे बिना समझे। ठीक है, इसीलिए तो देखो अब वर्ब से कैसे बना ये चीज हम डिफाइन करके देखते हैं। अब जनरली वर्ब बहुत से टाइप की होती हैं, स्टेटिव वर्ब होती है, डायनामिक वर्ब है, ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, ऑर्डिनरी है, ऑक्सिलरी है, हेल्पिंग है, मॉडल है, बहुत सी होती है, पॉजिटिव होती है, बहुत सी वर्ब है। लेकिन बेसिकली हम वर्ब को कितने भागों में, 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम वर्ब को लिख सकते हैं कि एक वर्ड है, वर्ब है ऑर्डिनरी। कौन सी वर्ब है? ऑर्डिनरी वर्ब, यानी साधारण वर्ब। ऑर्डिनरी वर्ब, नॉर्मल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब लिख सकता हूं। दूसरी है मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब। कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, दूसरी हमारी है हेल्पिंग वर्ब। अब जो ये ऑर्डिनरी वर्ब है ना, वो 2 चीजें शो करती है जनरली। पहला तो ये बताती है एक्शन, पहला बताती है एक्शन। तो क्या मैं ऐसे कहूं कि जो ऑर्डिनरी वर्ब है वो एक्शन बता सकती है? आप कहेंगे यस सर, एक्शन बता सकती है। दूसरी जो ये वर्ब है ऑर्डिनरी, वो बता सकती है स्टेट, अवस्था, स्टेट बता सकती है, यानी अवस्था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं इसके अंदर गो, गो के अंदर एक एक्शन है। ठीक है, अगर मैं लिखूं प्ले तो ये क्या है? एक एक्शन है। अगर मैंने लिखा राइट तो राइट एक एक्शन है, जंप भी एक एक्शन है। तो ये बताएगी ऑर्डिनरी वर्ब। स्टेट जिसमें मोशन नहीं होता, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिखा मैंने लव, कोई मोशन नहीं है मेरे भाई, स्टेट है ये। अगर मैंने लिखा हेट, कोई मोशन नहीं है, गति नहीं है, स्टेट है। अगर मैंने लिखा फॉरगेट
फॉरगेट के अंदर कोई इमोशन नहीं है, नो के अंदर कोई इमोशन नहीं है, ठीक है मेरे भाई, इतनी बात तो क्लियर है आपके। हेल्पिंग वर्ब होती है टू टाइप्स की, हेल्पिंग वर्ब होती है टू टाइप्स की। पहली होगी प्राइमरी, पहली होती है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब एच भी लिख देता हूं यहाँ पे, प्राइमरी एच बी यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब। दूसरी होगी मेरे भाई मॉडल हेल्पिंग वर्ब यानी मॉडल ऑक्सिलरी, जिसको आप कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है ना, उसको हम तीन कैटेगरी में और बांटते हैं, उनको हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी कितनी कर देते हैं हम, तीन कैटेगरी कर देते हैं। पहला हम लिखते हैं इसमें हैव, पहली हैव, दूसरी बी और तीसरी डू, तीसरी डू, ठीक है, तीसरी डू। हैव, अब इन वर्ब्स की अलग अलग फॉर्म्स हैं, जैसे फर्स्ट फॉर्म, जैसे सेकंड फॉर्म, जैसे थर्ड फॉर्म, वैसे फिफ्थ फॉर्म तक होती है, 5 फॉर्म तक होती है, लेकिन यहाँ पे हम थर्ड डिस्कस कर रहे हैं, तीन ही डिस्कस करेंगे और तीन से ही मैं आपको प्रूफ कर दूंगा कोई चीज। अब हैव की फर्स्ट फॉर्म है मेरे भाई हैज और हैव, हैव की सेकंड फॉर्म है हैड और हैव की थर्ड फॉर्म भी होती है हैड, ठीक है। थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है। बी की फर्स्ट फॉर्म है मेरे भाई इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म है वॉज और वर और थर्ड फॉर्म है बीन, थर्ड फॉर्म है बीन। डू की फर्स्ट फॉर्म डू और डज, सेकंड फॉर्म डिड और थर्ड फॉर्म डन। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। मॉडल ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कैन हो गया, 13 होती है, कैन, कुड, ठीक है, मे, माइट। यहाँ पे जैसे मैं बता देता हूँ, ठीक है, लिख नहीं रहा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, यूज्ड टू, ought टू, डेयर, नीड, मस्ट, ये जो होती हैं वो 13 मॉडल ऑक्सिलरी होती हैं, मॉडल ऑक्सिलरी कह सकते हैं इनको, प्राइमरी ऑक्सिलरी नहीं है। अब देखो, हमने शुरुआत के अंदर एक चीज डिस्कस की, हमने कहा कि टेंस इज इक्वल टू, टेंस इज इक्वल टू टाइम ऑफ एन एक्शन एंड स्टेट। सीधी सी बात है, टेंस इज इक्वल टू द टाइम ऑफ एन एक्शन एंड स्टेट। किसी भी एक्शन के टाइम को, स्टेट के टाइम को बताने का जो जरिया है वो है टेंस, ठीक है। एक्शन के स्टेट के टाइम को बताने का जरिया मेरे भाई कौन सा है, टेंस है, ठीक है। तो मुझे ये बताओ, मैंने कहा था वर्ब से बनता है ना, क्या ऑर्डिनरी वर्ब एक्शन बता सकती है? आप कहेंगे यस बता सकती है। क्या ऑर्डिनरी वर्ब स्टेट बता सकती है? आप कहेंगे यस बता सकती है। तो क्या मैं इसको ऐड कर सकता हूँ? आप कहेंगे ऐड कर सकते हैं। क्या प्राइमरी ऑक्सिलरी टाइम बताएगी? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखूं कि ही ए टीचर, अगर मैं यहाँ पे इज लगाऊं यानी वह एक टीचर है, प्रेजेंट टाइम बता रही है। अगर मैं वॉज लगाऊं, वह एक टीचर था, पास्ट टाइम बता रही है। तो क्या इज वर्ब है? आप कहेंगे है। क्या वॉज वर्ब है? आप कहेंगे है। क्या वर्ब टाइम बता रही है? आप कहेंगे बता सकती है, बता सकती है ना। तो क्या टाइम वर्ब से आ सकता है? आप कहेंगे सर आ सकता है। क्या एक्शन वर्ब से आ सकता है? हाँ जी आ सकता है। क्या स्टेट वर्ब से आ सकती है? हाँ जी आ सकती है। तो क्या मैं इनको मिला सकता हूं? आप कहेंगे यस सर मिला सकते हो। तो क्या वर्ब से टेंस बना? नहीं बना? बना, बन गया ना। फॉर्म चेंज हुई। जैसे अब देखो फर्स्ट फॉर्म है, यहां पे मैंने कौन सी फॉर्म लगाई मेरे भाई? यहां पे मैंने लगाई फर्स्ट फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। मुझे क्या दिख रहा है? प्रेजेंट दिख रहा है ना। ये कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। मुझे क्या दिख रहा है? पास्ट दिख रहा है। तो क्या फॉर्म चेंज होने से एक्शन चेंज होगा? आप कहेंगे यस, अलग अलग फॉर्म अलग अलग एक्शन बताएगा। ठीक है, अब आपको कुछ टिप्स बताता हूं मैं बहुत ही अच्छी, और उससे आप पूरा टेंस अच्छे तरीके से कर सकते हो और पूरी टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब्स है वो बना सकते हो। कैसे बनेंगी देखो, आपको एक ध्यान रखनी है क्या चीज, यहां पे लिख देता हूं मैं और फिर बना के देखेंगे। ठीक है, यहां पे लिखता हूं फिर बना के देखेंगे।
जैसे फर्स्ट फॉर्म बताएगी मेरे भाई इंडेफिनिट को, फर्स्ट फॉर्म बताएगी इंडेफिनिट को, ठीक है। और यहाँ टाइम की बात करें तो ये बताएगी प्रेजेंट टाइम को, टाइम की बात करेंगे तो कौन से टाइम को बताएगी, प्रेजेंट को। जब आप सेकंड फॉर्म लगाओगे ना तो सेकंड फॉर्म का मतलब हो जाएगा पास्ट, क्योंकि फॉर्म बदलने से टेंस बदलता है ना, तो फॉर्म का अलग अलग मीनिंग होगा। सेकंड फॉर्म का मतलब पास्ट, जैसे हम था लगाते हैं तो क्या समझोगे भाई, पास्ट ही समझोगे। अगर मैं थर्ड फॉर्म लगाऊं तो थर्ड फॉर्म का मतलब होगा मेरे भाई परफेक्ट, क्या होगा, परफेक्ट। अगर भाई मैं कहीं भी आईएनजी लगाऊं ना तो आईएनजी का मतलब हो जाएगा कॉन्टिन्यूस, आईएनजी का मतलब हो जाएगा कॉन्टिन्यूस, ठीक है, आईएनजी का मतलब हो जाएगा मेरे भाई कॉन्टिन्यूस, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई कि फर्स्ट फॉर्म मतलब इंडेफिनिट या प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट और आईएनजी का मतलब कॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब हम एक्शन बना के देखते हैं इनसे मेरे भाई एक्शन बने कैसे, इनसे एक्शन बने कैसे, ठीक है। इनसे एक्शन बने कैसे। अब जैसे यहाँ पे हम एक चीज बनाएंगे, जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पे टाइम, यहाँ पे लिखा मैंने टाइम, ठीक है, यहाँ पे लिखा टाइम। उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्शन, ऊपर लिखा हूं मैं एक्शन, यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे भाई एक्शन, ठीक है, एक्शन। अब जो टाइम है वो तीन टाइप का होगा, तो यहाँ पे मैं लिखूं प्रेजेंट, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहेंगे सर लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है हमें तो। यहाँ पे मैं पास्ट लिख दूं, आप कहेंगे लिख दो, पास्ट भी लिख सकते हो। और यहाँ पे मैं फ्यूचर लिख दूं, यहाँ पे मैं फ्यूचर लिख सकता हूँ, ठीक है। इतना तो मैंने लिख दिया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब एक्शन कितने टाइप के होंगे, आप कहेंगे सर एक्शन होंगे चार टाइप के, एक्शन होंगे चार टाइप के, तो यहाँ पे मैं चार कॉलम बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं चार कॉलम बना दूं। अब मैंने यहाँ पे एक्शन लिखा इंडेफिनिट, पहला लिखा इंडेफिनिट। दूसरा एक्शन होता है मेरे भाई कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कॉन्टिन्यूस। तीसरा होगा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इतनी बात। अब हम हेल्पिंग वर्ब्स याद करेंगे कैसे बन सकती हैं, एक भी चीज आपको याद नहीं करनी पड़ेगी और पूरी की पूरी टेबल। अब देखो, अब मेरिकल होगा, अब बन जाएगी पूरी टेबल। देखो फर्स्ट फॉर्म मतलब इंडेफिनिट, तो क्या मैं इंडेफिनिट के कॉलम में फर्स्ट फॉर्म लिख दूं, आप कहेंगे यस सर, इंडेफिनिट के कॉलम में आप लिख दो फर्स्ट फॉर्म। तो मैंने मेरे भाई यहाँ पे लगा दी फर्स्ट फॉर्म, लगा दी, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लगा दी, इंडेफिनिट है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिख दूं, इंडेफिनिट है, कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी होता है, आप कहेंगे यस सर कॉन्टिन्यूस मतलब आईएनजी। तो क्या मैं आईएनजी कॉन्टिन्यूस के कॉलम में आईएनजी लिख दूं, आप कहेंगे लिख दो। तो यहाँ पे मैं लिख दूं आईएनजी, यहाँ पे मैं बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा आईएनजी। क्या थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट होता है, आप कहेंगे यस सर थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट होता है। तो क्या मैं थर्ड फॉर्म में क्या मैं परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लिख दूं, आप कहेंगे यस लिख दो। तो यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म लिख दी, यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म लिख दी, यहाँ पे मैंने थर्ड फॉर्म लिख दी, ओके। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपने ध्यान देखा होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आता है बीन प्लस आईएनजी। क्यों आता है भाई, क्योंकि बीन कौन सी फॉर्म है, आप कहेंगे सर बीन थर्ड फॉर्म है, किसकी, बी की, बीन थर्ड फॉर्म है किसकी, बी की। और थर्ड फॉर्म का मीनिंग क्या बन जाता है, कह रहे सर थर्ड फॉर्म का मीनिंग बन जाता है परफेक्ट। और आईएनजी का मीनिंग क्या है, आईएनजी का मीनिंग है कॉन्टिन्यूस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जगह बीन प्लस आईएनजी लिख दूं, आप कहेंगे यस सर लिख दो। तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया मेरे भाई, बीन प्लस आईएनजी, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, बीन प्लस आईएनजी, और यहाँ पे भी मैंने लिख दिया बीन प्लस आईएनजी। इसमें कोई दिक्कत है किसी के,
आप कहेंगे नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब जहां पे इंडेफिनिट आएगा ना, इंडेफिनिट जो डू की फॉर्म है ना, डू की फॉर्म इंडेफिनिट, हमेशा डू की फॉर्म इंडेफिनिट के लिए यूज होगी, ध्यान रखना। डू की फॉर्म किसके लिए? इंडेफिनिट के लिए। बी की फॉर्म होगी कॉन्टिन्यूस के लिए यूज मेरे भाई, बी की फॉर्म किसके लिए? कॉन्टिन्यूस के लिए। और हैव की फॉर्म परफेक्ट के लिए, हैव की फॉर्म किसके लिए? परफेक्ट के लिए, ठीक है, हैव की फॉर्म परफेक्ट के लिए। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट है, आप कहेंगे है, प्रेजेंट मतलब फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट मतलब फर्स्ट फॉर्म, तो क्या मैं यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म लिख दूं डू की? आप कहेंगे लिख दो सर डू की फर्स्ट फॉर्म, तो डू की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? डू और डस, कोई दिक्कत है? आ रहा ना मजा? डू की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, ओके। सेकंड फॉर्म मतलब, आप कहेंगे सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, तो क्या मैं पास्ट वाले कॉलम में इसकी सेकंड फॉर्म लिख दूं? आप कहें सर लिख दो, यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म होती है डिड, लिख दी, इसकी सेकंड फॉर्म लिख दी डिड, ठीक है। अब बी, ठीक है, बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, और फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट या इंडेफिनिट। क्या मैं प्रेजेंट वाले कॉलम में बी की फर्स्ट फॉर्म लिख दूं? बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर है, तो ये मैं यहां पे लिख सकता हूं, मैं लिखा इज एम आर, ठीक है। बी की सेकंड फॉर्म वॉज और वर, सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट, तो क्या मैं पास्ट वाले कॉलम में सेकंड फॉर्म लिख दूं बी की? आप कहेंगे यस सर लिख दो, पास्ट वाले कॉलम में सेकंड फॉर्म लिख दो, तो बी की सेकंड फॉर्म क्या है? वॉज और वर, यहाँ पे मैंने वॉज वर लगा दी, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। हैव, परफेक्ट के अंदर हैव, हैव की फर्स्ट फॉर्म हैज और हैव, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट, तो क्या मैं प्रेजेंट वाले कॉलम में हैव की फर्स्ट फॉर्म लिख दूं? हैव की फर्स्ट फॉर्म मैंने लिख दी हैज और हैव, ठीक है। पास्ट वाले कॉलम में सेकंड फॉर्म लिखूं तो मैंने यहां पे लगानी पड़ेगी सेकंड फॉर्म हैड की, हैड, ओके। प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म तो यानी हैज और हैव, पास्ट में सेकंड फॉर्म हैड, कोई दिक्कत? अब जो फ्यूचर है, मैंने आपसे पहले वीडियो के लास्ट के अंदर एक क्वेश्चन पूछा था कि हम ये डिस्कस भी करेंगे कि क्या फ्यूचर एक टेंस है या नहीं, है या नहीं। तो देखो ग्रामर दो तरीके से पढ़ी जाती है, एक तो होती है ट्रेडिशनल ग्रामर, एक होती है मॉडर्न ग्रामर, ठीक है। ट्रेडिशनल मतलब परंपरागत, जो पहले से चली आ रही है, और हमारी जितने भी बुक्स हैं जो गाइड्स हैं उनके अंदर लिखा था देयर आर 3 टेंसेस, कितने? 3 टेंसेस। लेकिन एग्जैक्टली अगर मेरे भाई देखोगे, अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक देखोगे और डीप देखोगे और इंग्लिश के अलग अलग ग्रामरियंस के व्यूज को देखोगे, तो देयर आर ओनली 2 टेंसेस एग्जिस्टेड इन इंग्लिश ग्रामर। क्या बोला मैंने? दोबारा रिपीट करता हूं, इंग्लिश के अंदर 2 ही टेंस है। क्यों? ठीक है, इंग्लिश के अंदर कितने टेंस है मेरे भाई? 2 ही टेंस है। फ्यूचर को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर टेंस नहीं मानती, फ्यूचर को मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर टेंस नहीं मानती। क्यों नहीं मानती? उसका क्या रीजन है? उसका ये रीजन है कि हमने देखा कि टेंस बनता है वर्ब की फॉर्म को चेंज करने से, और कौन सी वर्ब की फॉर्म को चेंज करने से? मैन वर्ब की फॉर्म को, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी है उसकी फॉर्म को चेंज करने से बनता है टेंस। क्या आपने प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर ऐसी वर्ब है जो फ्यूचर को बता सके? क्या एक अकेली वर्ब फ्यूचर को बता सकती है? आप कहेंगे नहीं सर। क्या बिना हेल्पिंग वर्ब के फ्यूचर दिखाया जा सकता है? आप कहेंगे नहीं। फ्यूचर में शैल विल आता है, नहीं आता? तो शैल विल क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। बिना हेल्पिंग वर्ब्स के हम फ्यूचर को शो नहीं कर सकते। इंग्लिश ग्रामर कहती है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई भी मैन वर्ब नहीं है जो फ्यूचर के टाइम, जो फ्यूचर को शो कर सके। इसीलिए व्हेन वी एग्जैक्टली से सेड अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक, ठीक है, व्हेन वी से अकॉर्डिंग टू द लिंग्विस्टिक, जब हम लिंग्विस्टिक के अकॉर्डिंग बताते हैं तो देयर आर ओनली 2 टेंसेस एग्जिस्टेंस, प्रेजेंट एंड past. Future is not considered as a tense in English grammar according to modern English grammar. Modern English grammar के अकॉर्डिंग फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता। रीजन क्या है? कि फ्यूचर को दिखाने के लिए इंग्लिश के अंदर कोई भी मैन वर्ब
नहीं है। इसीलिए मेन वर्ब ना होने की वजह से इंग्लिश की मजबूरी बनती है कि इंग्लिश में 2 ही टेंस कंसीडर किए गए हैं अगर आप एग्जैक्ट ग्रामेटिकल टर्म्स की बात करोगे तो। ओके, सो यहाँ पे मेन वर्ब्स को नहीं दिखाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक बार रफली लिख देता हूँ कि भाई विल और शैल है ना, विल और शैल जनरली किसके लिए किसको बताएंगे, फ्यूचर को बताएंगे, और ये काम मॉडल्स का भी करेंगे, ये मॉडल्स का ही काम करेंगे। और मॉडल्स के बाद में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, आप कहेंगे बेस फॉर्म आती है मॉडल के बाद में, मॉडल के बाद में बेस फॉर्म, ना तो आईएनजी आएगी ना ही एस या ईएस आएगी, सादी फॉर्म आएगी जैसी है, गो है तो गो आएगी, वांट गो है तो गो आएगी, वांट है तो वांट ही आएगी, प्ले है तो प्ले आएगी, मतलब ना तो एस या ईएस लगा होगा ना ईडी लगा होगा और ना ही आईएनजी, मतलब जैसी फॉर्म है वैसी आएगी, शुद्ध रूप में आएगी। तो फ्यूचर शैल विल लिख दूं मैं यहाँ पे, फ्यूचर को दिखाने के लिए मैंने लिख दिया शैल और विल, शैल और विल, यहाँ पे भी मैं लिख दूं शैल विल, मेरे भाई कोई दिक्कत नहीं है, शैल और विल, यहाँ पे मैंने लिखा शैल और विल, यहाँ पे भी मैं लिखूं शैल और विल, ठीक है। लेकिन अब देखो शैल विल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, वर्ब इसके साथ कोऑर्डिनेशन बिठा रही है, तालमेल बिठा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडल भी काम कर रहा है अपना और टेंस भी बता देगा तीसरा। लेकिन अगर मैं शैल विल के बाद में यहाँ पे आईएनजी लगाऊं तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आएगी, मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आएगी, तो डायरेक्टली मैं आईएनजी तो नहीं लगा सकता, मुझे क्या काम करना पड़ेगा कि भी मैं आईएनजी को भी ना हटाऊं और मैं शैल और विल को भी बना के रखूं। तो यहाँ पे मैंने बी फॉर्म लिखी है ना, तो मेरे भाई यहाँ पे मैं इस बी को उठा के क्या लिख दूंगा यहाँ पे, क्यों लिखी मैंने बी, क्योंकि बी बेस फॉर्म है, इज नहीं आएगा, शैल और विल के बाद में इज नहीं लगाओगे आप क्योंकि इज बेस फॉर्म नहीं है, इज अमार, शैल विल के बाद में वॉज वर नहीं लगाओगे यहाँ पे क्योंकि वॉज वर बेस फॉर्म नहीं है, मॉडल के बाद में बेस फॉर्म आएगी, बेयर इन्फिनेटिव की फॉर्म में आएगी, ठीक है। उसके बाद में शैल विल के बाद में थर्ड फॉर्म तो आ नहीं आ सकती, तो शैल विल के बाद में मुझे क्या लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म में लगानी पड़ेगी। ऊपर क्या लिखा हुआ है, हैव लिखा हुआ है और परफेक्ट हैव बताता है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, हैव, ओके। शैल विल के बाद में बीन तो आ नहीं सकता क्योंकि बीन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, इज एम आर फर्स्ट फॉर्म, वॉज वर सेकंड फॉर्म और बीन थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो शैल विल के बाद में मुझे बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी, बेस फॉर्म कौन सी है, हैव है, ठीक है। हैज मत कर देना, यहाँ पे हैज मत कर देना, हैड मत कर देना, यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा, इज एम आर नहीं आएगा, वॉज वर नहीं आएगा, बी ही आएगी, यहाँ पे हैव ही आएगा और यहाँ पे भी हैव आएगा, और पूरे लॉजिकल तरीके से हमने ये टेबल बना ली, पूरे लॉजिकल तरीके से बिना भी एक चीज रटे हुए पूरी की पूरी टेबल आपके सामने है, हेल्पिंग वर्ब्स की टेबल आपके सामने है, जितने भी टाइप्स के टेंसेस बन सकते हैं विद रीजन। अब हम देख लेते हैं उनके हेल्पिंग वर्ब्स, ये तो हमारी टेबल थी, हम देख भी लेते हैं। हमने क्या देखा कि वो जो टेंसेस हैं अकॉर्डिंग टू लिंग्विस्टिक तो होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है, ये फर्दर नहीं होता, ये जो फ्यूचर है वो क्या होता नहीं होता, लेकिन टाइम के बेसिस पे हमें पढ़ना पड़ेगा फ्यूचर को भी। तो टेंस कितने, प्रेजेंट, पास्ट, एक बार रफली मैं बोल देता हूँ, फ्यूचर होता नहीं है, ठीक है। तो फ्यूचर, इनके सब पार्ट्स यानी एक्शन, इनके सब पार्ट्स एक्शन या डिग्री ऑफ एक्शन, एक्शन कितने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैंने बोला प्रेजेंट को इंडेफिनिट से जोड़ो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूस से जोड़ो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट को परफेक्ट से जोड़ो, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से जोड़ो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ऐसा ही इसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये 12 चीजें हैं। एक्शन जोड़ा किया, क्या एक्शन को टाइम से जोड़ दिया, नाम बन गया। एक्शन 4 टाइप से होते हैं, इंडेफिनिट होगा, कॉन्टिन्यूस होगा, परफेक्ट होगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। टाइम 3 प्रकार का हो तो जोड़ दो मेरे भाई, प्रेजेंट को इंडेफिनिट से जोड़ो, प्रेजेंट इंडेफिनिट बन गया, प्रेजेंट को कॉन्टिन्यूस से जोड़ दो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस बन गया, प्रेजेंट को परफेक्ट से जोड़ोगे, प्रेजेंट परफेक्ट बन गया, प्रेजेंट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से ऐड करोगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन गया। टाइम क्यों जोड़ा एक्शन के साथ,
वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। पास्ट को इंडेफिनिट से जोड़ो, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट को कॉन्टिन्यूस से जोड़ो तो पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट को परफेक्ट से जोड़ोगे, पास्ट परफेक्ट। पास्ट को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जोड़ोगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर को इंडेफिनिट से जोड़ो, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर को कॉन्टिन्यूस से जोड़ो मेरे भाई, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर को परफेक्ट से जोड़ो, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर को परफेक्ट कॉन्टिन्यूस से जोड़ो तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। उसके बाद का हमारा काम, हाँ जी ये था, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। ठीक है, प्रेजेंट के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, ये तो। उसके बाद हमारा है पास्ट, तो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, थोड़ा तेज क्यों बोल रहा हूँ, ये बेसिक है, आपको लगभग बच्चों को आता ही है ये चीजें की टाइप्स कितनी होती हैं, और हमने 2 या 3 बार डिस्कस कर लिया है ना, इसलिए थोड़ा स्पीडली बोल रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। उसके बाद है फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। हाँ जी, ये चीजें हमने, अब देखो ये चीज देखनी है हमने। अब यहाँ पे एक लिस्ट है और एग्जाम्पल है डेफिनेशन के साथ। ठीक है, लिस्ट है और एग्जाम्पल्स हैं। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट इंडेफिनिट, आई प्ले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, किसको बता रही है, इंडेफिनिट को। ओके, दूसरा आई प्लेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये तो डिस्कस किया था। सेकंड फॉर्म है, किसको बता रही है, पास्ट को। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म किसको बताएगी, प्रेजेंट को, सेकंड फॉर्म पास्ट को, और थर्ड फॉर्म परफेक्ट को, और जो आईएनजी है वो होगा कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो आई प्ले मतलब मैं खेलता हूं। ठीक है, आई प्ले दैट मींस मैं खेलता हूं, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। आई के लिए जनरली प्रेजेंट में बेस फॉर्म लगती है। ठीक है, प्लूरल फॉर्म आती है आई के लिए प्रेजेंट के अंदर, ये ध्यान रखना। आई प्लेड सेकंड फॉर्म यानी पास्ट। आई शैल, आई शैल प्ले। ठीक है, आई शैल प्ले। अब देखो यहां पे आई शैल प्ले लिखा हुआ है ना, आई के साथ शैल। जब हम आई के साथ, आई और वी के साथ शैल लगाते हैं तब तो ये बताता है फ्यूचर, तब तो ये बताएगा फ्यूचर। और जब हम आई और वी के साथ विल लगाते हैं तब ये बताता है भाई मॉडल्स। ठीक है, मॉडल बताता है, अलग अलग चीजें बताएंगे, वो डिस्कस करेंगे हम क्या क्या चीजें बताएंगे। तो आई शैल प्ले कि मैं खेलूंगा। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आई एम प्लेइंग, आई एम प्लेइंग। ठीक है, कि मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। अब यहाँ पे देखो एम हेल्पिंग वर्ब है और जो प्लेइंग है वो क्या है, मैन वर्ब है। प्ले मैन वर्ब है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा, आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूस। और ये एम किस कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म बी की क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, तो क्या होगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। ओके, आई हैव प्लेड। अब हैव फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म किसकी, हैज की। फर्स्ट फॉर्म दैट मीन्स प्रेजेंट, और यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट। और लिखा क्या हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट ही तो लिखा हुआ है, परफेक्ट फॉर्म। उसके बाद है परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म यानी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म। सो आई हैव बीन, हैव फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट, बीन थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म मतलब परफेक्ट, और आईएनजी मतलब कॉन्टिन्यूस, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसी हिसाब से सारे फॉर्म्स हो जाएंगे। ठीक है, इसी हिसाब से सारे फॉर्म्स हो जाएंगे। आप जूम करके इसको सारों को पढ़ सकते हो कि भाई हैड प्लेड क्यों आया, हैड बीन प्लेइंग क्यों आया। ठीक है मेरे भाई।
ओके, सो बेसिकली इस क्लास के अंदर हमने फॉर्म्स ऑफ द टेंसेस पढ़े हैं हमने, और हमने ये डिफाइन किया कि वर्ब से किस प्रकार से टेंस बनता है, वर्ब से किस प्रकार से टेंस बनता है, वर्ब की फॉर्म को चेंज करके हम टेंस कैसे बनाते हैं। अगली क्लास के अंदर कुछ बेसिक्स और पढ़ेंगे हम, ठीक है। सब्जेक्ट का वर्ब के साथ कॉम्बिनेशन क्या है और कितने टाइप सेंटेंस है, सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। फिर हम टेंस वाइज चलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, क्या उनका रिलेशन है, क्या उनके बीच में संबंध होते हैं, टाइमलाइन और टाइम्स का क्या रिलेशन है, एक्शन का क्या रिलेशन है, वो सारी चीजें वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तब तक अगली नेक्स्ट क्लास तक आप ये बढ़िया तरीके से पढ़े, आराम से समझें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछें, कि जितना भी आपके मन में जितने भी सवाल हैं, कोई भी सवाल हो, कोई रीजन हो, जितने भी आपके सवाल उठते हैं वो सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।